So in this video we will continue our modern optics। तो पुराने वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि जो तीनों ऑप्टिकल प्रोसेसेस हैं, ऑप्टिकल प्रोसेसेस हैं तीन, जो कि हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और एब्जॉर्प्शन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, वो थे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के बाद हमने लेज़र रेट इक्वेशंस डिराइव करी थी। लेज़र रेट इक्वेशंस के बाद हम लोगों ने तीन लेज़र स्टडी किए हैं, जो कि हैं हमारे रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र एंड जो थर्ड लेज़र है वो है CO2 लेज़र। नाउ रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र के कॉन्टेक्स्ट में या जनरली भी हम स्पीक करें तो ये CO2 लेज़र मोर एफिशिएंट है दैन हमारा जो हीलियम नियॉन एंड रूबी लेज़र है। एंड ये भी इसके लिए अब हम पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी तक कई चीज़ें भी पढ़ चुके हैं, जैसे ऑप्टिकल पंपिंग या पंपिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, और पंपिंग प्रोसेसेस में भी हम ये जानते हैं कि वाई पंपिंग प्रोसेसेस आर नेसेसरी। ऑल्सो दिस की पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर अचीव नहीं हुआ तो हमारा लेज़र काम नहीं करता है। इन सब पे हम लोग अभी बात कर चुके हैं। अब CO2 लेज़र पे हम आते हैं। So the first molecular gas laser developed was the CO2 laser. Now molecular gas laser जो first develop हुई है वो है हमारी CO2 laser. It was developed by C.K.N. Patel at Bell Labs या Bell Laboratories USA in 1964। ठीक है, तो C.K.N. पटेल ने इन बेल लैब्स USA 1964 में इसको डेवलप किया था। CO2 लेज़र इज़ द हाईएस्ट पावर कंटिन्यूअस वेव लेज़र, हाईएस्ट पावर कंटिन्यूअस वेव लेज़र विच इज़ करेंटली अवेलेबल। अभी कौन सी अवेलेबल है उसके हिसाब से बेस्ट, या हम कहें हाईएस्ट पावर कंटिन्यूअस वेव लेज़र ये है। कंटिन्यूअस wave power output of CO2 laser can range from few watt to over 1500 watts। तो इसकी जो पावर आउटपुट है वो रेंज करेगा फ्रॉम फ्यू वॉट टू ओवर 1500 वाट से कह रहा है। इट प्रोड्यूसेस लेज़र बीम ऑफ वेवलेंथ, क्या है वेवलेंथ, 10.6 माइक्रोमीटर टू 9.6 माइक्रोमीटर, मतलब लगभग हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखें तो 10⁻⁻⁶ ये है, तो आप 4 ज़ीरो बढ़ा दो तो उसके हो जाएगा तो 9600 नैनोमीटर, या जैसे हम कन्वर्ट करेंगे वैसे करेंगे। तो प्रोड्यूसेस लेज़र बीम ऑफ वेवलेंथ 10.6 माइक्रोमीटर टू 9.6 माइक्रोमीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9600 माइक्रोमीटर एंड 10600 माइक्रोमीटर हो जाएगा, मतलब एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 9600 एंगस्ट्रॉम। द बीम डाइवर्जेंस ऑफ CO2 लेज़र रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 मिली रेडियंस। तो डाइवर्जेंस भी है। अब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ CO2 लेज़र क्या है, द 3 डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आर। 3 मोड्स होते हैं CO2 के वाइब्रेट करने के, मतलब CO2 मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट करता है। पहला होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, सेकंड होता है बेंडिंग मोड एंड थर्ड होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। तो जो फर्स्ट सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है उसमें आप देख सकते हो कि बीच में हमारा मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। और ये जो ऑक्सीजन है वो
इनके बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा है जो बॉन्ड्स हैं, बस ये है कि बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, एंगल नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन इनके बीच की लेंथ चेंज हो रही है। ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ओ वाला, और ऐसे ऐसे ये वाला ओ का वाइब्रेट कर रहा है। ये हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जितना ये इधर जा रहा है उतना ही ये इधर भी जा रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो, एक तरीके से अगर बीच से इसको काट दें, दो हिस्सों में कर दें, तो दोनों साइड्स सेम लगेंगी, सिमेट्रिक लगेंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जो सेकंड है वो बेंडिंग मोड है। बेंडिंग मोड में आप देख सकते हो कि कैसे लेंथ चेंज है, बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। एंड जो थर्ड है वो है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें आप देख रहे हो कि ये सी वाला जो मॉलिक्यूल है वो भी इधर की तरफ हल्का वाइब्रेट कर रहा है, और इधर की तरफ छोटा हो जा रहा है, इधर की तरफ बड़ा हो जा रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ्स। तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है CO2 की, CO2 मॉलिक्यूल की। तो ये 3 बेंडिंग मोड्स हैं, और इनकी वजह से हमको फ्रीक्वेंसीज क्या क्या मिलती हैं, 1337 सेंटीमीटर इनवर्स, 667 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2349 सेंटीमीटर इनवर्स। The active medium is a gaseous mixture of CO2, helium and nitrogen. तो एक्टिव मीडियम क्या क्या होता है, CO2, हीलियम एंड N2। और लेजिंग एक्शन किसके लेवल्स की वजह से करता है, तो लेजिंग एक्शन अकर्स ड्यू टू द ट्रांजिशंस बिटवीन द वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। जो CO2 मॉलिक्यूल है उसके जो लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हमको लेज़र एक्शन मिल रहा है, नॉट ड्यू टू हीलियम एंड नाइट्रोजन बट ड्यू टू CO2। एंड इसका कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये दो हमारे ब्रूस्टर विंडोज़ होते हैं, हमने लिखा भी है, ब्रूस्टर विंडोज़ हैं। ये हमारा गैसियस मिक्सचर है, इस जो हमारा ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, CO2 प्लस नाइट्रोजन एंड हीलियम, ये तीनों हैं। यहाँ से हमने डाले हैं CO2, N2 एंड हीलियम। एक मेरे ख्याल एक वो होगा डेफिनेट पार्ट्स में डाले जाएंगे ना CO2, जैसे दिया हुआ 1:2:3 रेशियो में डाले गए हैं, तो इसके लिए उतना पोर्शन हमें डालना पड़ेगा। वैक्यूम सील्ड होगा इधर से, यहाँ से हम पावर सप्लाई करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, और ये एक साइड फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर होगी एंड सेकंड साइड पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगी। ये हमारी ब्रूस्टर विंडोज़ हैं, ये और ये जो हमने डिनोट किया है। और इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन के लिए लिखेंगे कि द एक्टिव मीडियम इन CO2 लेज़र इज़ अ गैसियस मिक्सचर, वही जो हम लिख चुके हैं, गैसियस मिक्सचर ऑफ CO2 N2 एंड हीलियम। और ये कितने रेशियो में मिक्सड है, इन द रेशियो 1:2:3 फिल्ड इन अ क्वार्ट्ज डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये क्वार्ट्ज डिस्चार्ज ट्यूब है, ऑफ लेंथ कितनी है, 5 मीटर, एंड डायमीटर क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इतना डायमीटर और लेंथ ऐसी नहीं है, डायमीटर बहुत छोटा होगा कंपेयर्ड टू द लेंथ। द डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन दिस ट्यूब वाया DC एक्साइटेशन। तो जो डिस्चार्ज प्रोवाइड होगा वो ड्यू टू DC एक्साइटेशन होगा, यहाँ से हम DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से डिस्चार्ज ट्यूब में करंट पास आएगा, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। द प्रेशर्स मतलब डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा। द प्रेशर्स मेंटेन्ड वर, प्रेशर हीलियम का देखिए कितना है, 7 टॉर है, प्रेशर नाइट्रोजन का है 1.2 टॉर, एंड CO2 का प्रेशर है 0.33 टॉर। ब्रूस्टर विंडोज आर यूज्ड एट द एंड्स along with 2 mirrors। ब्रूस्टर विंडोज हैं दोनों एंड पे, along with 2 mirrors। उसमें भी क्या है कि one is fully reflective while the other is partially reflective। हमने बताया क्यों, क्योंकि एक जब पार्शियली रिफ्लेक्टिव रखेंगे तभी तो वहाँ से हमको
दिखेगा रेडिएशन बाहर आते हुए, तो एक साइड की रिफ्लेक्टिव होगी और दूसरी हमारी पार्शियली रिफ्लेक्टिव होगी। लेजिंग एक्शन अचीव होता है ड्यू टू CO2 मॉलिक्यूल्स, while the purpose of nitrogen gas molecules is to help with the excitation। तो ये जो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हमने प्रोवाइड करे हैं CO2 के साथ साथ, वो हेल्प करेंगे इन द एक्साइटेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही हमारा केस था हीलियम नियॉन लेज़र में। तो जो हीलियम एटम्स थे वो नियॉन को एक्साइट करवा रहे थे। वैसा ही सिमिलर काम होगा जब नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं CO2 गैस मॉलिक्यूल्स को एक्साइट होने में। नाउ अगर हम वर्किंग देखें तो वर्किंग देख सकते हैं आप कैसे की हुई है। ये हमारा एनर्जी डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी है इन सेंटीमीटर इनवर्स, ये CO2 है और ये N2 के हैं एनर्जी लेवल्स। तो आप देख सकते हो कि जब डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा तो जो N2 मॉलिक्यूल्स हैं अपने एक्साइट होंगे न्यू डबल डैश एंड न्यू डबल डैश एंड न्यू डैश में। न्यू डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड न्यू डबल डैश इज इक्वल टू 1। इन दो स्टेट्स में एक्साइट होंगे N2 के मॉलिक्यूल्स। बट कोइंसिडेंटली, या हम कोइंसिडेंटली नहीं बोलेंगे कि इतना परफेक्शन है नेचर का कि ये जो हमारा इसको एनर्जी लेवल है न्यू डबल डैश विच इज़ इक्वल टू 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो वो हमारे इस लेवल 0 डिग्री 1 का जो हमारा CO2 का है, CO2 का मॉलिक्यूल है, उसके एनर्जी लेवल के लगभग सिमिलर होता है। ये न्यू1, न्यू2 एंड न्यू3 जो हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 3 मोड्स, न्यू1, न्यू2, न्यू3। जहाँ पे न्यू1 वाला ये मोड जो है ये एनर्जी लेवल है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का के साथ जो एसोसिएटेड है। ये वाले जो लेवल्स हैं एसोसिएटेड हैं बेंडिंग मोड के साथ, और ये हैं हमारे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के साथ ये एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड हैं। तो न्यू1, न्यू2, न्यू3 है। अब ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू कोलिजन्स होगा, तो जो हमारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो CO2 मॉलिक्यूल्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर देंगे इस लेवल पे 0 डिग्री 1 पे। वहाँ से ये जो है ट्रांजिशन टेक प्लेस करेगा, एक जो इसका बेंडिंग मोड पे आ जाएगा और एक जो हमारा सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड से रिलेटेड है। ये हमने बताया है दोनों बेंडिंग मोड से रिलेटेड हैं और ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से। तो 3 आप देख सकते हो ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। एक तो है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जो आ जाएगा लोअर स्टेट में, ये भी लोअर स्टेट है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो जो एनर्जी ट्रांजिशंस हैं, इन दोनों एनर्जी ट्रांजिशंस की वजह से हमें लेज़र आउटपुट मिलता है और फिर ये लोअर एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन कर जाते हैं। अब थ्रू कोलिजन भी वो लूज़ कर सकते हैं इतनी एनर्जी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो रेडिएशन के तौर पे ये एमिट हो या लूज़ करें एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी लूज़ की गई है वो रेडिएटिव है, मतलब जो एनर्जी इनकी लूज़ हुई है यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, इन दोनों इस एनर्जी लेवल से इस लेवल पे आने में, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा रेडिएटिव रहा है, लॉस इन एनर्जी रेडिएटिव है। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो रेडिएटिव हो सकता है कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं तो उनकी वजह से वो वॉल के साथ कोलिजन हो, उसमें भी इतना सा एनर्जी वो लूज़ कर सकता है, बट वो रेडिएटिव नहीं होंगे। तो लेज़र जो आउटपुट है हमें इन दो लेवल्स की वजह से ही मिल रहे हैं, 2 डिग्री 0 एंड 10 डिग्री 0 में। जो 0 डिग्री 1 वाला जो एनर्जी लेवल है वो इन दोनों में जब ट्रांजिशन कर रहा है तो हमें लेज़र आउटपुट मिल रहा है, वो भी 9.6 माइक्रोमीटर एंड 10.6 माइक्रोमीटर का।
अब इसी वर्किंग को अगर हम समझेंगे तो क्या कह रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर्स इन द गैस, when the electric discharge occurs in the gas, the electrons collide with the nitrogen molecules and are raised to excited state mu डबल डैश इज इक्वल टू 1. म्यू डबल डैश इज इक्वल टू 1 पे वो एक्साइट हो जाएंगे तुम्हारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. और ये प्रोसेस हमने शो किया है कि नाइट्रोजन प्लस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गिव्स हमारा नाइट्रोजन जो कि एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, एंड इलेक्ट्रॉन ने अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो लूज कर दी है, इसको ट्रांसफ़र कर दी है नाइट्रोजन को. सो दिस न्यू डबल डैश इज़ ऑल्सो अ मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट है तभी ये मेटास्टेबल स्टेट है तभी तो इतनी देर तक यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और जब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे हैं तभी वो कोलाइड कर पा रहे हैं CO2 के मॉलिक्यूल्स के साथ. अगर मेटास्टेबल स्टेट नहीं होता तो बहुत जल्दी ही वापस डिके हो जाता नाइट्रोजन एटम्स का, ये न्यू डबल डैश से लोअर एनर्जी स्टेट्स पे आ जाता, एंड लोअर एनर्जी स्टेट्स पे अगर आ जाता नाइट्रोजन एटम तो वो CO2 को एक्साइट नहीं कर पाता. अब क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है तभी ये थ्रू कोलिजन एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है. सो दिस न्यू डबल डैश इज इक्वल टू 1 इज़ अ मेटास्टेबल स्टेट. ऑल्सो दिस न्यू डबल डैश इज इक्वल टू 1 स्टेट इज़ क्लोज टू द 0 डिग्री 1 स्टेट ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. व्हेन दीज N2 मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है न्यू डबल डैश इज इक्वल टू 1 वाले, collide with the CO2 molecules in ground state, energy exchange takes place due to which CO2 molecules are excited to state 0 डिग्री 1, इस वाले स्टेट पे. ठीक है. Now here population inversion is achieved between 0 डिग्री 1 and हमारा 10 डिग्री 0 levels and level 0 डिग्री 1 and 2 डिग्री 0. ड्यू टू दिस मतलब यही 0 डिग्री 1 वाला इसके साथ 10 डिग्री 0 लेवल, एंड यही 0 डिग्री 1 वाला 2 डिग्री 0, ये इस लेवल में हम देखें तो इन दोनों के बीच ट्रांजिशन होगा, ये और ये, यही हमने दिखाया है. ड्यू टू दिस वी रिसीव अ लेज़र लाइट ऑफ 9.6 माइक्रोमीटर and 10.6 micrometer. Thereafter, through inelastic collisions with CO2 molecules, these excited state CO2 molecules get de-excited. De-excited होंगे तो अपने वापस ग्राउंड स्टेट पे अचीव कर जाएंगे, ग्राउंड स्टेट पहुंच जाएंगे. With the help helium gas is added in order to help excited CO2 molecules in 1 डिग्री 0 state to reach the ground state. मतलब हीलियम एटम्स इसलिए हैं कि ये जो फाइनल स्टेट है यहाँ से यहाँ तक आने में मदद कर पाएँ CO2 मॉलिक्यूल्स की, उससे लड़ेंगे, इनइलास्टिक कोलिशन होगा तो उतनी ही एनर्जी क्या कहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे हीलियम एटम्स. ठीक है. Through inelastic collisions, another advantage of helium is to conduct heat away from the discharge tube, from the walls of the discharge tube due to the high thermal conductivity. Now ये एक फ़ायदा है हीलियम का. हमने बताया था कि N2 की तो ज़रूरत है ही, N2 की ज़रूरत है हमारे CO2 के ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए, 0 डिग्री 1 लाने के लिए. लेकिन हीलियम की ज़रूरत है, क्या है ज़रूरत कि ये जो 1 डिग्री 0 वाला स्टेट है इस स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए CO2 मॉलिक्यूल्स को एक ज़रूरत है. सेकंड चीज़ ये है कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स गर्म होती हैं उनको बहुत गर्म होने से रोके. ज़्यादा गर्म होंगी तो ऑब्वियसली क्रैक पड़ जाएगा, तो वो क्रैक्स ना अकर करें, इसलिए भी उसको हीलियम को यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी.
तो ये हमारा टोटल है हमारा CO2 लेज़र एंड वर्किंग ऑफ CO2 लेज़र। इसमें हमने प्रिंसिपल भी किया है कि क्या 3 मोड्स होते हैं, बेंडिंग मोड होता है, स्ट्रेचिंग मोड होता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी हमने स्टडी करी हैं। तो ये इस टॉपिक के साथ हमारा तीनों लेज़र्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, अब आप लोग इस सब जो तीनों लेज़र्स हैं उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, इन सब की आप स्टडी करें और ये सब सीखते रहें। यूनिट 2 में होलोग्राफी एंड प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी भेज दिया गया है एंड इस वीडियो के थ्रू हमने CO2 लेज़र, वर्किंग ऑफ CO2 लेज़र ख़त्म कर दिया है। सो दिस विल बी इट।